हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस फोर के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति, जो कि अध्याय 8 में हम लोगों को पढ़ना होता है। क्योंकि यह त्रिकोणमिति 9वीं क्लास से पहले आपको कहीं नहीं मिलता है। यह आपको डायरेक्ट क्लास 10वीं में आपको मिलता है, जो कि चैप्टर 8 के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है। और पहले नहीं मिलता है इसका मतलब यह नहीं कि केवल यह 10वीं में ही मिलता है। आपको अब 10वीं के आगे कहीं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, अगर आप मैथमेटिक्स से पढ़ाई कर रहे हैं तो चलिए आज हम लोग इसी में समझते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। यानी कि त्रिकोणमिति क्या होता है, यह इसको यह क्या किसे कहते हैं, यहाँ त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है, किस तरह का होता है, यह कैसे हुआ, ये सब चीज हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय में समझेंगे। हालांकि यह क्लास 10th के अंतर्गत 2 अध्याय में होता है। अध्याय 8 में जो है हम लोग का त्रिकोणमिति परिचय समझते हैं, और अध्याय 9 जो है यानी कि अध्याय 9 जो है आपको उसमें बताया जाता है कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ करना है। इसीलिए चैप्टर 8 का जो नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, और चैप्टर 9 का जो नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है, ये इसे किस तरह से समझ सकते हैं। हम लोग एकदम आसान से आसान भाषा में समझेंगे। और इससे पहले महत्वपूर्ण कुछ सूचनाएं देनी है, क्योंकि आजकल के समय में बहुत सारे साइबर अटैक हो रहे हैं, बॉट अटैक हो रहे हैं। सोशल मीडिया के लिए ये सारी चीजें खतरनाक है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जुड़ना जरूर कोशिश कीजिए। ठीक है, आप लोग अगर इन दोनों से कनेक्टेड रहेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार का अपडेट्स हो, आपको वहां पर भी मिल सकता है। तो आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। आइए समझते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति को अगर हम लोग समझेंगे तो इसको अलग अलग थोड़े करके समझते हैं। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। ठीक है, यह 3 शब्दों से मिल करके यह बना हुआ है त्रिकोणमिति। अब इसका अगर देखें तो त्रि का मतलब होता है 3। ठीक है, ये तो आप समझते हैं। कोण का मतलब कोण ही हुआ। मिति का मतलब मापने वाला, मापने वाला या फिर माप करने वाला, जो भी समझिए। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब मापने वाला या फिर माप करने वाला। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि 3 कोणों की माप करने वाला। अब आप समझिए कि अगर 3 कोण है तो जाहिर सी बात है इसमें 3 भुजाएं भी होते होंगे, तो कोण के साथ साथ भुजाओं की लंबाई भी मापा जा सकता है। अब समझिए इस बात को कि इसका उपयोग मतलब त्रिकोणमिति आखिर लाया क्यों गया। तो त्रिकोणमिति इसलिए लाया गया कि मान लीजिए अगर छोटे बड़े त्रिभुज अगर मिल जाए, छोटे बड़े त्रिभुज अगर मिल जाए, अगर छोटे बड़े त्रिभुज मिल जाए तो इसकी माप तो हम लोग आसानी से कर लेंगे, इनकी माप आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि ये बताइए कि इतने डिग्री के कोण पे कोई व्यक्ति देख रहा है, मान लीजिए कि यहां से कोई व्यक्ति है जो इतने डिग्री के कोण पे देख रहा है, सूर्य को देख रहा है, तो इसके बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी कितनी है। और चूंकि यह त्रिकोणमिति है तो यह समकोण पे ही लागू होता है, आप तो समझते हैं। त्रिकोणमिति जो है यह केवल और केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है। ठीक है, इसके अलावा यह और किसी भी चीज पर लागू नहीं होगा। समकोण त्रिभुज के अलावा यह किसी भी त्रिभुज पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इस त्रिकोणमिति का उपयोग करके चाहे कितनों भी बड़ा, कितनों भी दूरी, अगर दूरी निकालना हो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए त्रिकोणमिति की उपयोग की जरूरत आ पड़ी और त्रिकोणमिति को लाया गया। तो आइए समझते हैं त्रिकोणमिति के बारे में, इसके परिचय के बारे में ही हम लोग समझेंगे। ठीक है,
चलिए देखिए, अब समझते हैं कुछ बातें, त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ बातें। यानी कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो है यह तीन कोणों को मापने वाले बीजीय व्यंजक या फिर एक त्रिकोणमिति यह तीन कोणों को मापने का एक साधन है। तो इससे हम लोग यह निकाल सकते हैं कि तीन कोणों का उपयोग करके चाहे कितनों भी लंबी दूरी का निकलना हो, लंबी भुजाओं की माप करनी हो, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए त्रिकोणमिति जो है इससे कुछ सूचना, महत्वपूर्ण कुछ सूचना, जैसे यह तीन कोण वाले आकृति पर ही लागू होता है। तीन कोण वाले आकृति पर ही यह लागू होता है। ठीक है, तीन कोण वाले आकृति पर ही यह लागू होता है। या दूसरा ये भी ध्यान रखिए, यह केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, केवल समकोण त्रिभुज पर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें कर्ण समकोण के सामने वाला कहलाता है। कर्ण जो है समकोण के सामने वाला कहलाता है। समकोण के सामने वाला, समकोण के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। जैसे अगर समझिए इसको, मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है। अब इसमें हम ये आप लोगों को बता रहे हैं कि किस किस चीज का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, किस किस चीज की जरूरत हमें पड़ती है इस अध्याय को समझने के लिए। तो कर्ण इसमें क्या कहलाता है? समकोण के सामने वाला। अब समकोण आप समझते हैं कि 90 डिग्री जो होता है समकोण कहलाता है। तो 90 डिग्री हम लोग का कहाँ है? यहाँ है। क्योंकि एक रेखा पे, एक बिंदु पे 360 डिग्री बनता है, एक रेखा पे 180 डिग्री का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग आधा आधा कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम लोग समकोण बोलते हैं। तो समकोण के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण। समकोण के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण। अब त्रिभुज का अगर नाम हम लोग दे दे ABC त्रिभुज का अगर हम लोग नाम दे दे, यानी कि समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण क्या कहलाएगा? तो AC क्या हो जाएगा? कर्ण। क्यों? क्योंकि यह समकोण के सामने है। ठीक है, तो समकोण के सामने वाला जो लंबी भुजा होता है यह कर्ण होता है, और यह सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा होता है। यह सबसे लंबा होता है। ठीक है, यह सबसे लंबा होता है। और चौथी सूचना इसके लिए क्या है? लंब और आधार। लंब और आधार, लंब और आधार मानक कोण पर निर्भर होता है। मानक कोण पर निर्भर होता है। निर्भर होता है। ठीक है, यानी कि इस समकोण त्रिभुज में लंब और आधार मानक कोण पर निर्भर होता है, कि जिस कोण के लिए अगर बात किया जाए उस कोण के अनुसार हम लोग लंब और आधार का चयन करते हैं कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। यानी कि त्रिकोणमिति को समझने के लिए हमें तीन भुजाओं की जरूरत होती है। तीन भुजाओं में कौन कौन? पहला हो जाता है कर्ण, दूसरा हो जाता है लंब, और तीसरा हो जाता है आधार। हम यहाँ लिख देते हैं लंब, इस भुजा को हम लिखते हैं लंब, इसको हम लिखते हैं आधार, और इसको हम लिखते हैं कर्ण। ठीक है, अभी मान लीजिए कि ये भुजा लंब है, ये वाला आधार है, ये वाला कर्ण है। ठीक है, अभी केवल मान लीजिए बस, क्योंकि त्रिकोणमिति को समझने के लिए ये तीन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। अब इसको
हम लोग परफेक्ट किसको लंब कहेंगे, किसको आधार कहेंगे, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें कर्ण तो स्थिर होता है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह परिवर्तनशील नहीं होता है, जबकि यह परिवर्तनशील होता है। क्योंकि यह कोण पर निर्भर करता है कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। जैसे अब यहां समझिए, मान लीजिए कि अगर समकोण की बात किया जाए, समकोण की अगर बात किया जाए तो इसके लिए जो होगा सामने वाला कर्ण हो जाएगा, इसके लिए सामने वाला कर्ण, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये आधार, और जो लंबा है सीधा है इसको क्या बोलेंगे, लंब। ठीक है, अब लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं, कर्ण को हम लोग H से सूचित करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है। ठीक है, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है। परपेंडिकुलर का पहला लेटर जो होता है P होता है, इसके लिए इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है, और बेस का पहला लेटर जो होता है B होता है, इसके लिए इसे B से सूचित करते हैं। और कर्ण को हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक है, कर्ण को इंग्लिश में हाइपरटेंशन कहा जाता है, जिसका पहला लेटर H होता है, और इसलिए इसको H से सूचित करते हैं। तो त्रिकोणमिति में ये तीन भुजाओं का हम लोग उपयोग करना होता है, कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, तो कर्ण को H से सूचित करते हैं, लंब को P से सूचित करते हैं, आधार को B से सूचित करते हैं। अब समझिए, समकोण के लिए अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। लेकिन वहीं अगर कोण C के लिए बात किया जाए, वहीं अगर कोण C के लिए बात किया जाए, जैसे B के लिए अगर बात किया जाए, समकोण के लिए बात किया जाए, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो अगर C के लिए बात किया जाए तो इसके लिए क्या होगा, ये भी तो जानना जरूरी है। क्योंकि लंब और आधार आपस में परिवर्तन होते रहते हैं, इनकी कोई निश्चित स्थान नहीं होती है, ये निर्भर करता है कोण पे। जिस कोण को पूछा जाता है उसके अनुसार ये परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे तो C को अगर देखा जाए तो C यानी कि जिस कोण को पूछेगा ठीक उसके सामने वाला आपका लंब हो जाएगा। इस समकोण को छोड़ करके अगर मैं ये कह रहा हूं कि जिस कोण को बोलेगा उसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो फिर कहिएगा कि तब तो समकोण के अनुसार ये वाला लंब होना चाहिए, AC लंब होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये कर्ण जो है ये स्थिर होता है, ये सबसे लंबा होता है। ठीक है, यह कर्ण जो है यह स्थिर होता है, यह सबसे लंबा होता है। क्योंकि यह जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी समकोण पर ही लागू होता है। तो पाइथागोरस क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर के अगर योग निकाला जाए तो क्या होगा, कर्ण निकलेगा। तो इन दोनों के योग के बराबर यह होता है। ठीक है, इन दोनों के योग के यह बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है यह लंबा तो होगा ही होगा। तो हम लोग इसी आधार पर त्रिकोणमिति को समझेंगे, और इसमें त्रिकोणमिति ये फॉर्मूला जो है पाइथागोरस प्रमेय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका ये पाइथागोरस प्रमेय अभी पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं पता हो, अगर आप चाहते हैं या नहीं समझ में आता हो, तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से समझना तो कमेंट करके जरूर बताइए। पाइथागोरस प्रमेय पर एक वीडियो हम जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं। अब कोण अगर C के लिए बात किया जाए, क्योंकि B के लिए ये कोण हो जाएगा, ये लंब और ये आधार। C के लिए बात किया जाए तो जिस कोण को पूछेगा ठीक उसके सामने वाला हो जाएगा लंब, और उसके नीचे वाला हो जाएगा आधार। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और इसके नीचे वाला जो यानी कि BC है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार। यानी कि कोण C के अनुसार अगर बात किया जाए, कोण C के अनुसार, कोण C के अनुसार अगर बात किया जाए तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका AB, लंब क्या हो जाएगा AB। और आधार की अगर बात किया जाए, आधार क्या हो जाएगा BC। और कर्ण की अगर बात किया जाए तो कर्ण क्या हो जाएगा AC। ठीक है, क्योंकि ये तो परिवर्तनशील होता नहीं है, कर्ण वही रहेगा। चाहे किसी भी प्रकार के कोण की बात किया जाए आपका कर्ण यही रहेगा, बस चेंज होगा तो लंब और आधार। ठीक है, कोण C के अनुसार अब आप कहिएगा कि B हो गया, C हो गया, अगर A की अगर बात किया जाए तो क्या होगा। ठीक है,
अगर ए की बात किया जाए तो क्या होगा? तो कोण ए के लिए अगर बात किया जाए तो समझिए, कोण ए के लिए हमने अभी पहले ही बताया आपको कि कोण एक जिस कोण की ये पूछेगा उसके सामने वाला हो जाएगा लंब और उसके जस्ट नीचे वाला हो जाएगा आधार। तो कोण ए के अनुसार यानी कि सामने वाला क्या पड़ रहा है? बीसी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब। ये हो जाएगा लंब कोण ए के लिए। ठीक है, कोण ए के लिए क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा बीसी। बीसी और आधार क्या हो जाएगा? आधार क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा? ए बी। कोण ए के लिए पूछा जाए तो इसके ठीक सामने वाला ये नीचे वाला भुजा पड़ रहा है तो बीसी को हम लोग बोलेंगे लंब और इसके ठीक निकट वाला जो भुजा है ए बी ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, तो लंब और आधार यह आपस में परिवर्तन होते रहते हैं। अब कौन सी कोण की बात किया जा रहा है यह ध्यान देना आपको जरूरी है। ठीक है, तो समझते हैं कि ए के अनुसार लंब कौन सा हो जाएगा? ठीक इसके सामने वाला लंब बीसी। आधार कौन सा हो जाएगा? जस्ट इसके बगल वाला ए बी। ठीक है, और कोण आपका वहीं का वहीं रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे किसी भी कोण की बात किया जाए कोण आपका एसी ही रहेगा। हालांकि ये मत समझिएगा कि हर जगह एसी ही होगा, ये ए और सी हमने अपने से रखा है। हो सकता है वहां बी और डी हो सकता है वहां के और एच हो सकता है वहां ई और एफ हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों का जो कर्ण है ठीक इसके ये सबसे बड़ी भुजा हम लोग का क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो ये थी कुछ नोट्स आपको समझने के लिए। ठीक है, तो अगर इतनी सारी बातों को आप ध्यान रख रहे हैं तो त्रिकोणमिति का परिचय आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चैप्टर के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग का चैप्टर 8 है, क्लास 10th के अंतर्गत जो चैप्टर 8 है, इसके अंतर्गत त्रिकोणमिति की परिचय को हम लोग 4 खंडों में लेकर के समझते हैं। यानी कि हम अपने से नहीं, ये आपके बुक में 4 खंड में इसको कर दिया गया है। लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप करके 4 खंडों में कर दिया गया है। और ये 4 खंड कौन कौन सा है तो देख लीजिए। पहला है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। दूसरा है आपका कुछ विशिष्ट कोणों के लिए, कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तीसरा है आपका पूरक कोणों के लिए, पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। और चौथा है आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। और ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात आपको 8.1 में पढ़ना है। 8 चैप्टर जो 8 है यह 4 खंडों में है, 8.8, 8.2, 8.3, 8.4। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है 8.8 में पढ़ना है, और ये आपको 8.2 में पढ़ना है, और ये आपको 8.3 में पढ़ना है, और ये आपको 8.4 में पढ़ना है। ठीक है, अब चूंकि इस पूरे चैप्टर से सबसे महत्वपूर्ण 2 खंड है, त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, ये 2 खंड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चूंकि आपका कुछ विशेष ऑब्जेक्टिव जो सेकंड से भी बनता है और फर्स्ट से भी बनता है। ठीक है, और ये जो तीसरा है, यह तीसरा 8.3 अलग अलग बोर्ड के लिए इसको निकाल दिया गया है। कुछ विशेष राज्यों से या कुछ बोर्ड के एग्जाम से इसको अलग कर दिया गया है, इससे प्रश्न उसमें नहीं आते हैं। लेकिन यह बिहार बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार बोर्ड में यह चैप्टर अभी भी पढ़ना है, इसको अलग नहीं किया गया है। तो हम लोग के लिए यानी कि
अदर स्टेट के साथ साथ बिहार बोर्ड के लिए खास करके दो इसका खंड है, 8.1 और 8.4। यह कुछ विशेष प्रकार का स्थान लेता है, ठीक है। और यह जो है आपके इस 8.4 से 5 नंबर का हर साल कम से कम 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं। 8.4 से 5 नंबर का प्रश्न 1 या 2 हर साल आते हैं, तो आपको यह चैप्टर जो है पढ़ना ही पड़ेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। तो अब हम लोग, ये महत्वपूर्ण है तो इसको डायरेक्ट तो पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि छत पर जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग ही करना पड़ता है। तो यहां तक भी हमें आने के लिए इन सारे चैप्टर्स का फॉलो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको पढ़ते हैं, 8.4 को पढ़ते हैं, तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि जब त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति का परिचय भी लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात भी समझते हैं, कुछ विशेष कोण के लिए भी त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ते हैं, तो उसमें कोणों से संबंधित पढ़ते हैं। लेकिन जब पूरक कोणों से संबंधित पढ़ते हैं तो इसमें कंफर्म हो जाता है कि त्रिकोणमिति क्या है, कैसे करना है। यानी कि इस चैप्टर के लिए, 8.4 के लिए जितने भी बातों का ध्यान रखना होता है, उन सभी बातों में से यह 3 भाग जो है, 8.1, 8.2, 8.3, यह 80% आपका क्लियर कर देता है। इसमें आपको केवल प्रश्नों को हल करना होता है इन तीनों के माध्यम से, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में समझेंगे। हालांकि आज इस वीडियो में एक ही समझेंगे हम लोग, केवल त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, कैसे होता है, इसका कुछ उदाहरण समझेंगे। अगली वीडियो से हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे, इस वीडियो से हम लोग चैप्टर नहीं देखेंगे। अब देखिए, तो ये आपके लिए 4 अध्याय चैप्टर 8 के अंतर्गत पढ़ना है। क्लास 10th के अंतर्गत त्रिकोणमिति के अंतर्गत ये 4 पढ़ना है, और इन चारों बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। आज के क्लास में आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बता दे रहे हैं, बाकी धीरे धीरे सभी अलग अलग क्लासों में आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। अब समझते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, इनकी अनुपात का मतलब क्या होता है। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग को यह मिलता है देखने के लिए कि चाहे त्रिभुज कितनों भी हो, चाहे त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज कितनों भी हो, या फिर एक छोटे त्रिभुज की तुलना एक बड़े त्रिभुज से किया जाए, तो इन दोनों में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, त्रिभुज छोटा हो या बड़ा हो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। त्रिभुज की जो भी अनुपात होते हैं हर त्रिभुज के लिए सेम होते हैं, इनमें कोई किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं उदाहरण देना, तो हम उदाहरण भी आप लोगों को समझा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखते हैं हम लोग कि अनुपात के बारे में हम लोग क्या समझना होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग क्या देखना रहता है। चूंकि यह एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं ए बी और सी। ए बी और सी, यह समकोण त्रिभुज ए बी सी है। अब देखिए, पूरे त्रिकोणमिति हम लोगों को त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पर ही समझना होता है, इसलिए हमने समकोण त्रिभुज ही लिया। अब ये मत कहेगा कि यही क्यों लिए, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। अब देखिए, इसमें लंब है, ये लंब यानी कि P, ये हो जाएगा आधार यानी B, और ये हो जाएगा कर्ण यानी कि H, ठीक है। लंब, आधार, कर्ण, ये हो जाएगा H। अब देखिए, इसके जो भी अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय जो भी अनुपात होते हैं, इन अनुपातों को हम लोग किस तरह से समझते हैं। तो आइए, अब इसमें अगर देखें तो कितने अनुपात हो सकते हैं, आप खुद समझिए। 1 2 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं के कितने अनुपात हो सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में जितने भी अनुपात होंगे इन सबका यूज हमें करना है, जितने भी अनुपात होंगे इन सबका यूज करना है। जैसे लंब अनुपात क्या हो जाएगा, आधार, आधार, लंब अनुपात आधार हो सकता है, आधार अनुपात कर्ण हो सकता है, आधार अनुपात कर्ण हो सकता है, या फिर लंब अनुपात कर्ण हो सकता है, लंब अनुपात कर्ण हो सकता है,
इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की अगर अनुपात अपने से निकाले, ये मत सोचिए समझिएगा या सोचिए कि कहां से आ रहा है, अपने से कर रहे हैं खुद से कि अनुपात अगर इन तीनों का निकाला जाए तो कितने हो सकते हैं, केवल संख्या काउंट करना है हमें, कितने अनुपात हो सकते हैं। तो ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या हो सकता है, लंब अनुपात आधार था, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि आधार अनुपात लंब, आधार अनुपात लंब, सॉरी, आधार अनुपात लंब, ये भी तो कह सकते हैं ना। बताइए, कुछ सोचिए मत, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो धैर्य रखिए, थोड़ी सी देर इंतजार कीजिए, अभी समझ में आएगा, मैं कुछ बताने वाला हूं। आधार अनुपात लंब, फिर ये भी तो हम लोग कह सकते हैं कर्ण अनुपात आधार, कर्ण अनुपात आधार। बताइए, ये भी तो हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात लंब। बताइए, कह सकते हैं कि नहीं। अब आप सोचिए, अपने खुद से सोचिए कि क्या इन 6 के अलावा, इन 6 अनुपात के अलावा क्या और कोई अनुपात इसमें बन सकता है क्या। बताइए, और कोई अनुपात इसमें बन सकता है क्या। बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि और कोई अनुपात बन सकता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। अब देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और लंब अनुपात आधार, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यानी कि लंब बट्टा आधार कह सकते हैं, लंब बट्टा आधार, इसको हम लोग आधार बट्टा कर्ण कह सकते हैं, आधार बट्टा कर्ण कह सकते हैं। इसको हम लोग लंब बट्टा कर्ण कह सकते हैं, लंब बट्टा कर्ण कह सकते हैं। इसको हम लोग आधार बट्टा कर्ण कह सकते हैं, आधार बट्टा कर्ण। इसको हम लोग कर्ण बट्टा आधार कह सकते हैं, यहां पे लंब होगा, चूंकि यहाँ लंब है तो यहाँ लंब होगा, सेम हो जा रहा था, यहाँ भी आधार बट्टा कर्ण और यहाँ भी आधार बट्टा कर्ण हो जाता है। अब देखिए, कर्ण बट, इसको हम लोग कर्ण बट्टा आधार कह सकते हैं, कर्ण बट्टा आधार कह सकते हैं। इसको हम लोग कर्ण बट्टा लंब कह सकते हैं, कर्ण बट्टा लंब कह सकते हैं। बताइए, कह सकते हैं कि नहीं। अनुपात को ही तो बट्टा कहते हैं ना, तो लंब अनुपात आधार है तो लंब बट्टा कर्ण आधार कह सकते हैं, आधार अनुपात कर्ण है तो आधार बट्टा कर्ण कह सकते हैं, लंब अनुपात कर्ण है तो लंब बट्टा कर्ण कह सकते हैं। अगला, आधार अनुपात लंब है तो आधार बट्टा लंब कह सकते हैं। अब ठीक इसी के उल्टा हो गया है, कर्ण अनुपात आधार है तो कर्ण बट्टा आधार कह सकते हैं, कर्ण अनुपात लंब है तो कर्ण बट्टा लंब कह सकते हैं। अब सोचिए, समझिए इसको इस तरह से कि इतना लंबा नाम लेने से कितना अच्छा होगा इसका एक शॉर्ट नाम दे दे तो। जैसे हम लोग इतना बोले कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इसी का कितना अच्छा होगा अगर एक नाम दे दे। यानी कि एक नाम का मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब समझिए, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, P, इसको हम लोग B, इसको हम लोग B और इसको हम लोग H, इसको हम लोग P, इसको हम लोग H, इसको B, इसको P, इसको H, इसको B, इसको H, इसको P। ठीक है, ठीक है, इसी का नाम इसके बगल में लिख दिए हैं। इसको हम क्या बताने वाले थे कि अगर इतना लंबा नाम लेने से कितना बेहतर होगा एक छोटा सा नाम दे दे। यानी कि लंब बटा आधार
या P बटा B के बदले एक नाम दे दे, आधार बटा कर्ण या B बटा H के बदले एक नाम दे दे, तो त्रिकोणमिति में इसी का कुछ नाम दिया गया है शॉर्ट फॉर्म के रूप में, जो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे लंब बटा आधार यानी कि P बटा B को क्या बोला गया है? tan। ठीक है, P बटा B को क्या बोला गया है? tan। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इसी को क्या बोला गया है? cos। इसको क्या बोला गया है? cos। लंब बटा कर्ण, इसको क्या बोला गया है? sin। ठीक है, इसको क्या बोला गया है? sin। आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, इसको क्या बोला गया है? tan। इसको क्या बोला गया है? tan। कर्ण बटा आधार, इसको क्या बोला गया है? कर्ण बटा आधार, इसको क्या बोला गया है? sec। इसको क्या बोला गया है? sec। कर्ण बटा लंब, इसको क्या बोला गया है? cosec। cosec। ये शॉर्ट नाम है, इसका पूरा नाम हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है, ये शॉर्ट नाम है। ये tan cos sin tan, सॉरी यहाँ पे cot होगा, यहाँ पे cot होगा। ठीक है, cot होगा, cot sec cosec, यानी कि लंब बटा आधार को क्या बता दिया गया है? tan। यह आपके बुक में बताया गया है। आधार बटा कर्ण को क्या बता दिया गया है? cos। लंब बटा कर्ण के लिए क्या बताया गया है? sin। आधार बटा लंब के लिए क्या बताया गया है? cot। कर्ण बटा आधार के लिए क्या बताया गया है? sec। और कर्ण बटा लंब को क्या बता दिया गया है? cosec। अब यह समझिए, यह 6 जो नाम है, sin cos tan cosec sec cot, cosec sec cot, इसका पूरा नाम भी होता है जो हम आपको आगे बताएंगे। यानी कि देखिए, तो यह 6 जो नाम है, यह त्रिकोणमिति का फंक्शन है। यह त्रिकोणमिति का क्या है? फलन है या फिर अनुपात है। इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। ठीक है, यह त्रिकोणमिति का क्या है? फलन है। यह इसका प्रकार नहीं है त्रिकोणमिति का। साइन cos tan cot sec cosec, ये जो 6 नाम है, यह प्रकार नहीं है, यह फंक्शन है त्रिकोणमिति का, यह फलन है त्रिकोणमिति का। ठीक है, यह क्या है? एक फलन है। इसको प्रकार मत समझिएगा कभी, प्रकार दूसरा होता है, भाग होता है, जबकि ये क्या है? इसका फलन है। ठीक है, तो इन्हीं सब के आधार पर हम लोग क्या अपने त्रिकोणमिति की परिचय को समझेंगे। अब चूंकि समझिए, आप जब पढ़ेंगे तो वहां थीटा मिलेगा, किसी प्रकार का कोण मिलेगा, या कुछ अलग अलग चीजें मिलेंगी। तो ये कहां से आया? जैसे हमने तो आपको बताया था कि अलग अलग कोण के लिए अलग अलग लंब होते हैं, अलग अलग आधार होते हैं। तो ये अगर देखिए कहीं ना कहीं तो ये थीटा होगा। तो अगर थीटा कोण के लिए मान लिया जाए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan थीटा। तो tan थीटा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? अगर tan थीटा कहीं आपको बोले तो tan थीटा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इसके लिए लंब और ये हो जाएगा आधार, तो लंब बटा आधार। cos थीटा अगर बोला जाए, cos थीटा, तो cos थीटा के लिए क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। cos थीटा के लिए क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, यानी कि b बटा h। अब अगर sin थीटा की बात किया जाए, sin थीटा की, तो इस थीटा के लिए ये कर्ण, ये लंब, ये आधार हो जाएगा, तो sin थीटा के लिए लंब बटा कर्ण हो जाएगा। sin थीटा के लिए क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण हो जाएगा। cot थीटा की अगर बात किया जाए, cot थीटा की, तो cot थीटा के लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो cot थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी कि BC बटा AB, यानी कि B बटा P, तो B बटा P। sec थीटा की अगर बात किया जाए तो sec थीटा के लिए क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण बटा आधार। ठीक है, अगर cosec थीटा की बात किया जाए तो cosec थीटा के लिए क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, h बटा p, h बटा p। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। अब समझिए कि हम ये चीज इतना लंबा प्रोसेस करके समझाने का मतलब क्या, मकसद क्या था। तो चूंकि त्रिकोणमिति में आपका ये 6 नाम आपको मिलेगा, त्रिकोणमिति अनुपात में ये 6 नाम आपको हर जगह मिलेगा, और ये जो अनुपात है
क्योंकि ये त्रिकोणमिति का अनुपात का ही है, तो इस चैप्टर में इसका यूज ही होने वाला है। और ये आपका एक प्रकार का फॉर्मूला है जिसको हर हाल में आपको याद रखना पड़ेगा, इसको हर हाल में आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आपको यह याद है तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी समझ में आएगा, विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात भी समझ में आएगा, पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात भी समझ में आएगा, और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि यह आपका सीढ़ी जो के स्टेयर्स होते हैं ना, उसका यह काम करता है। जो स्टेयर्स होते हैं यह त्रिकोणमितीय फंक्शनल के लिए, इसके लिए यह क्या काम करता है, पौधान का काम करता है, यह एक सीढ़ी का काम करता है। यह आपको समझने में बहुत मददगार होगा और इसका उपयोग हर जगह है, जहां भी त्रिकोणमिति पढ़ेगा उस चैप्टर के अंतर्गत आपको इसका उपयोग करना ही पड़ेगा। अब समझिए, तो ये फॉर्मूले के साथ साथ आपको पाइथागोरस प्रमेय भी याद होना चाहिए, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो जो कर्ण होता है अन्य दोनों भुजाओं के योग, वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि h का स्क्वायर जो होगा यह p का स्क्वायर और b का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। या फिर अगर स्क्वायर हटा दें तो यह स्क्वायर, अगर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण अन्य दोनों भुजाओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यह आपका ओरिजिनल फॉर्मूला यही है कि h के स्क्वायर, p के स्क्वायर, b के स्क्वायर के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यह पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होना चाहिए। और जब इतने ये 6 फॉर्मूला और यह एक फॉर्मूला, यानी कि अगर 7 फॉर्मूला आपको याद है तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको आसानी से एकदम क्लियरली रूप से समझ में आएगा। अब देखिए अनुपात में आपको किस तरह से प्रश्न आते हैं। ठीक है, अनुपात में आपको किस तरह से प्रश्न आते हैं, आप चाहते हैं तो इसका नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो आपका बुक में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उदाहरण के तौर पे हम उसी को देख रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण क्या दिया है आपका कि यदि tan a बराबर 4/3 यानी कि 4/3 है, 4/3 है, तो a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कि आपका उदाहरण नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, उदाहरण पहला है कि अगर कोण a के tan a बराबर 4/3 है तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए कि tan a कह रहा है कि tan a बराबर 4/3 है, तो एक बात बताइए कि tan a, हमने आपको पहले भी बताया कि थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे tan a कह रहा है यानी कि कोण का मान a दिया है। यहाँ पे देखिए थीटा के जगह पर क्या दिया है, a, यानी कि कोण का मान a लिखा है, बराबर 4/3 दिया है, tan a बराबर 4/3। अब बताइए कि tan का मान क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला आपको क्या बताया गया है। तो यहाँ देखिए tan बराबर क्या बताया गया है, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि लंब बट्टा यह आधार है, लंब बट्टा यह क्या है, आधार है। यानी कि लंब का मान दिया है 4 और आधार का मान दिया है 3। tan a का मान यानी कि लंब अगर इसके इस त्रिभुज पे देखें तो लंब का मान कितना है, 4 और आधार का मान कितना है, 3। ठीक है, और कह रहा है कि यह सभी जो भी फलने हैं यानी कि tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, यह सारा फलन आपको निकालना है। इन सारे फलनों का आपका मान निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो लंब का मान कितना दे दिया है, 4, आधार का मान कितना दे दिया है, 3। तो यहां से अगर हमें h का मान निकाले बिना क्या हम इन सभी का मान निकाल सकते हैं,
नहीं। एक का मान निकाल सकते हैं केवल कॉट का, क्योंकि इसमें आधार और लंब है, कर्ण की जरूरत है नहीं। बाकी अन्य सभी में तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी, और कर्ण के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लागू करना पड़ेगा। इसीलिए हमने बोला था कि पाइथागोरस प्रमेय याद होना जरूरी है। तो यहाँ हम लोग हल में लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे, यानी कि चूंकि दिया है tan a का मान 4/3, यानी कि अब अपने से हम लोग लिखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। यानी कि लंब को p कहते हैं, p का मान दिया है 4, और आधार यानी कि b आधार कहते हैं, b का मान दिया है 3, और h का मान हमें निकालना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो केवल प्रमेय से लिखेंगे, तो भी एग्जामिनर जो भी है, जो भी चेक करने वाले हैं, वह समझ सकते हैं। वह इतना मूर्ख नहीं होते हैं कि वह इसको न समझ सके। ठीक है, आप चाहते हैं तो केवल प्रमेय से भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रमेय जब वो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये कौन सा प्रमेय है। तो प्रमेय क्या होता है हम लोगों का, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एच का मान हमें निकालना है, तो एच पी का मान देखिए यहाँ 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर, बी का मान 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर तो स्क्वायर, इसका हो जाएगा 16 और इसका हो जाएगा 9, और इन दोनों का योग करेंगे तो हो जाएगा 25। अब अगर हम एच का मान निकाले तो यहाँ देखिए ऊपर वर्ग है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा यह। ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और 25 का रूट क्या होता है, 5, यानी कि एच का मान क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, एच का मान क्या हो जाएगा, 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण का मान क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, कर्ण का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यह क्या कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि इन सभी का मान निकालने के लिए। क्योंकि आपको दे दिया है कि tan a का मान इतना है, tan a का मान इतना है। अब a कह रहा है तो यहाँ से थीटा हटाते रहे, यहाँ पे हम लोग a मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, a मान लेंगे। ये 90 डिग्री है, यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, tan a। ठीक है, tan a, क्योंकि ये तो समकोण है, यहाँ पर तो हमेशा आपका 90 डिग्री ही रहेगा ना, तो 90 डिग्री के लिए भी मान सकते हैं, या फिर उसके लिए भी मान सकते हैं, इसके लिए भी लंब यही होगा, आधार यही होगा। हमने यहाँ इसलिए माना ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो, क्योंकि इसके लिए तो ये रहेंगे ही रहेंगे, इसके लिए भी यही रहेंगे। बदलता है तो केवल एक केस में, इसके लिए बस, इस कोण के लिए केवल लंब और आधार बदलता है, बाकी इन दोनों के लिए सेम रहता है। अब देखिए, अब क्या होगा, तो tan का मान तो हमें दे दिया है 4/3, cos का मान निकालना है, क्योंकि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात तो कह रहा है। अब इसके नीचे हमें लिखना पड़ेगा कि प्रश्नानुसार अन्य त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि tan थीटा, तो tan थीटा का मान दे दिया है कितना, 4/3। ठीक है, 4/3 दे दिया है। अब अगर हमें cos का मान निकालना है तो cos का मान कितना होगा, b/h, यानी कि b/h, यानी कि क्या होगा इसका मान, 3/5। ठीक है, 3/5। साइन का मान निकालना है तो इसका क्या होगा, p/h, यानी कि p का मान कितना है, 4, और h का मान कितना है, 5। कोट का मान अगर निकाले तो क्या होगा, b/p, b/p, तो b/p का क्या हो जाएगा, 3/4। सेक का मान निकाले तो h/b, तो cos का उल्टा सेक होता है, h/b कर देंगे, यानी 5/3 कर देंगे, इसको 5/3 कर देंगे। कौशिक जो है साइन के उल्टा होता है, तो h/p हो जाएगा, h/p हो जाएगा, तो इसका 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब समझिए, तो इस प्रकार से आपको ऐसे ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में, और ऐसे ऐसे ही आपको हल करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, यह फॉर्मूला याद करना अगर डिफिकल्ट हो सकता है तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है। क्या होता है वो ट्रिक, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। और इसके लिए आपको याद रखने पड़े साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया है शुरू से, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन, पहले साइन कॉस टैन। साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो देखिए लंब बटा कर्ण, ये क्या हो जाएंगे, साइन। कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा
कर्ण। tan का क्या होता है? लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। ठीक है, तो पहला जो है ये हो जाएगा लंब, यानी कि साइन। ये क्या हो जाएगा? साइन। दूसरा क्या हो जाएगा? कॉस। तीसरा क्या हो जाएगा? टैन। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक इसी के उल्टा अगर कर दे, यानी कि कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अगर सेक थीटा कहें, सेक थीटा का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, आधार आधार बटा लंब। तो अगर पूरे फॉर्मूले याद ना हो तो आप ये शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का का क्या हो जाएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यह शॉर्ट फॉर्मूला है। आपको अगर इतने लंबे याद ना हो तो इसको याद रखिए, इधर से और इधर से। तो एक दूसरे के विपरीत आप जानते ही हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। अगर एक भी याद हो तो उसका उल्टा याद हो जाएगा। इस तरह से 3 फॉर्मूले याद करेंगे, 6 फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया, और नहीं आया तो क्या चीज आपको समझ में नहीं आया, अगले वीडियो में हम कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, लाइव क्लास भी करा सकते हैं, लेकिन लाइव क्लास करने के लिए थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से हम लाइव क्लास आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, नहीं तो इसका अभी हम लाइव क्लास ही देते। थैंक यू। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।